हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का आपके अपने YouTube परिवार विनीता हिंदी हब में। तो मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, इस समय जो हम लोग की एक सीरीज चल रही है, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, विश्वनाथ त्रिपाठी की पुस्तक से, तो उसमें हम लोग आधुनिक काल पर चर्चा कर रहे हैं। आधुनिक काल के अंतर्गत हम लोग बातें इस समय किस पे करते हैं? द्विवेदी युग पर। तो द्विवेदी युग के अंतर्गत आज की जो ये हम लोग की क्लास होने वाली है वो है राम नरेश त्रिपाठी के विषय में। ठीक है, राम नरेश त्रिपाठी ने क्या योगदान दिया है द्विवेदी युग में, इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं, किस प्रकार की रचनाएं लिखी हैं, तो आज इसके विषय में चर्चा करेंगे। तो चलिए इधर उधर की बातें ना करते हुए हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए, राम नरेश त्रिपाठी का जो समय दिया है वो 1889 से लेकर के 1962 तक दिया है। पंडित राम नरेश त्रिपाठी के काव्य में श्रीधर पाठक की भांति स्वच्छंदता की प्रवृत्ति मिलती है। श्रीधर पाठक, अभी आपने एक दिन पहले की जो क्लास थी श्रीधर पाठक की, तो आप लोगों ने पढ़ी होगी, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इनकी जो उन्हीं की भांति इनकी भी प्रवृत्ति कैसी मिलती है, स्वच्छंदतावादी। श्रीधर पाठक की प्रवृत्ति भी यही थी। इन्होंने भी प्रबंध काव्य लिखे हैं, लेकिन इनके प्रबंध काव्य पौराणिक या ऐतिहासिक आख्यानों पर आधारित नहीं है। देखिए, ध्यान रखिएगा आप लोग कि जो राम नरेश त्रिपाठी हैं, इन्होंने भी प्रबंध काव्य लिखा है अन्य साहित्यकारों की तरह, लेकिन जो इनका प्रबंध काव्य है वह किसी भी पौराणिक या ऐतिहासिक आख्यानों पर आधारित नहीं है। यानी कि जो पौराणिक और ऐतिहासिक कथा कहानियां हैं तो उन पर आधारित इनका प्रबंध काव्य नहीं है। तो किस पर आधारित है, चलिए देखते हैं। इन्होंने देश के राजनीतिक वातावरण के अनुसार कथा की कल्पना की है। किसकी? राजनीतिक वातावरण के अनुसार, जो देश की राजनीतिक जो वातावरण होते हैं तो उसके अनुसार इन्होंने अपनी कथा की कल्पना की है। इस दृष्टि से ये विशिष्ट प्रबंधकार हैं, ये विशेष प्रबंधकार हो जाते हैं इस दृष्टि से, क्योंकि इनकी जो प्रबंध काव्य है तो वो राजनीतिक वातावरण के अनुसार है। क्योंकि इसके पहले जो, जैसे आपने मैथिली सरल गुप्त पढ़ा, आपने जैसे श्रीधर पाठक को पढ़ा, और भी अन्य साहित्यकार थे, तो उनकी जो काव्य मतलब प्रबंध काव्य उन्होंने लिखा तो वो पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं पर आधारित उनके प्रबंध काव्य होते थे। लेकिन ये इनका क्या है, देश की जो राजनीतिक व्यवस्था थी, जो राजनीतिक वातावरण थे उस समय, तो उसके अनुसार इन्होंने कथा लिखा, तो इसीलिए ये एक विशेष प्रकार के प्रबंधकार हैं। ठीक है, कथा कल्पना की यह प्रवृत्ति स्वच्छंदता की द्योतक है। कथा कल्पना की जो ये प्रवृत्ति है, जो यह विशेषता है, वह स्वच्छंदता की द्योतक है, स्वच्छंदता का एक मिसाल है। ठीक है, उनकी कथा कल्पना में नर नारी का मनोविज्ञान, उनकी कथा कल्पना यानी कि जो राम नरेश त्रिपाठी हैं, तो उनकी जो कथा कल्पना होती थी तो उसमें नर और नारी का मनोविज्ञान, युगीन भावबोध एवं प्रकृति की रमणीयता यानी कि प्रकृति की जो सुंदरता थी, सबका योगदान है। प्रेम की भावना और कर्तव्य का विवेक बोध, इन दोनों के द्वंद्व में देश प्रेम को बलवती भावना बताकर कवि ने प्रेम को विस्तार दिया है। शुक्ल जी के शब्दों में देखिए, शुक्ल जी ने क्या कहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये इनका कथन है, तो अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा आप लोग। शुक्ल जी के शब्दों में क्या कहा है, देशभक्ति को रसात्मक रूप त्रिपाठी जी द्वारा प्राप्त हुआ। त्रिपाठी जी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य कौन कौन से हैं? मिलन, पथिक और स्वप्न। पथिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में ये कई बार पूछा जा चुका है कि पथिक किसकी रचना है, तो राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और जो शुक्ल जी का ये कथन है, बहुत छोटा सा कथन है, लेकिन बहुत ही समझ लीजिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो अंडरलाइन जरूर करिएगा। क्या कहा है उन्होंने त्रिपाठी जी के विषय में कि देशभक्ति को जो एक रसात्मक रूप दिया, वो मतलब एक रसात्मक रूप मिला, वो किसके द्वारा मिला? त्रिपाठी जी यानी कि राम नरेश त्रिपाठी जी के द्वारा प्राप्त हुआ। ठीक है, और इनकी जो प्रसिद्ध प्रबंध काव्य है तो कौन कौन से हैं? मिलन, पथिक और स्वप्न। चलिए आगे बढ़ते हैं।
त्रिपाठी जी देश के स्वतंत्रता सेनानी भी थे, केवल साहित्यकार नहीं। देखिए, जो बहुत सारे आपके आधुनिक काल में और फिर क्या कहते हैं उसको, भारतेंदु युग हो गया, द्विवेदी युग हो गया, छायावादी, मतलब जितने भी युग थे, तो बहुत सारे आपके साहित्यकार हुए, जिनमें से आपके जो रामनरेश त्रिपाठी हैं वो भी साहित्यकार हैं। लेकिन आप लोग याद रखिएगा कि सिर्फ ये केवल साहित्यकार नहीं थे, इन्होंने केवल साहित्य में ही अपना योगदान नहीं दिया। ये उस समय जो देश में स्वतंत्रता का एक आंदोलन चल रहा था, तो उसमें भी इन्होंने भाग लिया था। त्रिपाठी जी, देखिए लिखा भी है कि ये स्वतंत्रता सेनानी भी थे। ठीक है, ये कई बार जेल गए थे। स्वतंत्रता सेनानी थे तो इसलिए वो कई बार जेल भी गए थे, क्योंकि वो मतलब देश के आंदोलनों में भाग लेते थे। तो जाहिर सी बात है, जब अंग्रेजों के द्वारा पकड़े जाएंगे तो जेल में ही डाले जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। देश के प्रायः सभी भागों का उन्होंने भ्रमण किया था। देश के प्रायः सभी भागों का, क्यों? क्योंकि एक तो वो साहित्यकार थे, दूसरे वो स्वतंत्रता सेनानी थे। तो इस प्रकार से वो देश के जितने भी प्रायः मतलब जितने भी भाग थे, देश के कोने कोने में वो भ्रमण किए थे। इसीलिए पथिक में दक्षिण भारत और स्वप्न में उत्तर भारत की प्रकृति का उन्होंने जो वर्णन किया है, उसमें प्रकृति की स्थानीय विशेषताएं उभरी हैं। देखिएगा, महत्वपूर्ण लाइन है जो त्रिपाठी जी की रचना है, पथिक और स्वप्न। तो ये जैसे देश के बहुत सारे भागों में भ्रमण किए थे, तो उन्होंने जो इनकी रचना है पथिक, पथिक इनकी एक कविता है, काव्य प्रबंध है, तो उसमें उन्होंने दक्षिण भारत की प्रकृति का वर्णन किया है, और जो स्वप्न है उसमें उत्तर भारत की प्रकृति का वर्णन किया है। और किस प्रकार की प्रकृति का? स्थानीय प्रकृति का। स्थानीय जो विशेषताएं होती है प्रकृति की, उन जगहों की, तो वो विशेषताएं उभर करके आई है इनकी रचनाओं में। ठीक है, उनके तीनों प्रबंध काव्यों में स्वाधीनता संग्रामरत भारतीय मानस की नैतिकता, त्याग एवं बलिदान भावना का आग्रह है। उनकी तीनों रचनाओं में ही ये सारी विशेषताएं मिलती हैं। ठीक है, पंडित रामनरेश त्रिपाठी के काव्य में मनुष्य के कर्म सौंदर्य एवं प्रकृति के सौंदर्य का संश्लेषण है। जो त्रिपाठी जी का काव्य है, तो उनमें मनुष्य के जो कर्म सौंदर्य है, यानी कि कर्म काम, उसकी सुंदरता है, और प्रकृति के सौंदर्य का क्या है? संश्लेषण है। उनके यहाँ प्रकृति का स्वाभाविक सौंदर्य मनुष्य के गहरे मनोरागों का चित्र बन जाता है। क्या दिया है उनके यहाँ, यानी कि त्रिपाठी जी के काव्यों में स्वाभाविक सौंदर्य मनुष्य के गहरे मनोरागों का, यानी कि मन के जो राग विराग होते हैं, तो उनका चित्र बन जाता है। उनके काव्य में प्रकृति का स्वतंत्र व्यक्तित्व झलकता है। त्रिपाठी जी के काव्य में प्रकृति का जो एक स्वतंत्र व्यक्तित्व होता है वो झलकता है। ठीक है, त्रिपाठी जी व्याकरण सम्मत एवं व्यवस्थित भाषा लिखने में सिद्ध कवि हैं। देखिए, ये भी इनकी एक विशेषता है कि जो रामनरेश त्रिपाठी हैं, तो वो व्याकरण सम्मत और व्यवस्थित भाषा लिखने में भी सिद्ध कवि हैं। उनका जो वाक्य गठन होता है वो किस प्रकार का होता है? चुस्त होता है, यानी कि बहुत ही सटीक होता है, बहुत ही अच्छा होता है। उन्होंने उर्दू में प्रचलित छंदों का भी कौशलपूर्वक प्रयोग किया है। देखिए, जो रामनरेश त्रिपाठी हैं, तो इनकी ये सारी अगर देखा जाए तो एक प्रकार की भाषागत शैलीगत विशेषता है कि जो उनकी भाषा है, तो मतलब किस प्रकार की व्याकरण सम्मत एवं व्यवस्थित भाषा है। इन भाषाओं में लिखने में सिद्धहस्त कवि थे। उनका जो वाक्य है, वाक्य गठन है, वाक्यों का जो वो मतलब एक प्रकार से संकलन करते थे, लिखते थे अपनी रचनाओं को, तो उसमें चुस्त हैं, यानी कि बहुत ही सटीक लिखते थे, बहुत ही सटीक वाक्य होता था। और वो उर्दू में प्रचलित छंदों का भी प्रयोग करते थे बहुत ही कुशलता के साथ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस युग के अन्य उल्लेखनीय कवि हैं, इस युग के यानी कि द्विवेदी युग में और अन्य उल्लेखनीय कवि हैं, तो कौन कौन से हैं चलिए देखते हैं। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, नाथूराम शंकर शर्मा, पंडित रामचंद्र शुक्ल, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, तो ये सब भी अन्य उल्लेखनीय कवि हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम लोग जो द्विवेदी युग चल रहा है तो उसकी समाप्ति पर हैं। तो द्विवेदी युग में जैसे कि आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जो कवि रहे हैं, रचनाकार रहे हैं, साहित्यकार रहे हैं, तो उनके विषय में हम लोगों ने चर्चा की थी। जैसे उनमें बहुत सारे लोग थे, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी के विषय में,
वो भी आपके द्विवेदी युग के हैं। फिर आपके अध्यापक कूर सिंह हैं, श्याम सुंदर दास हैं, बाबू बाल मुकुंद गुप्त, गोपाल राम गहमरी, और एक आपके थे किशोरी लाल गोस्वामी जिन्होंने कहानी लिखी है, कहानी के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है। और श्रीधर पाठक अभी आपने 2 दिन के पहले पढ़ा। मैथिली शरण गुप्त कल की क्लास में आप लोगों ने पढ़ा, और आज आप लोग रामनरेश त्रिपाठी के विषय में पढ़ रहे हैं। तो ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण कवि रहे हैं द्विवेदी युग के, ठीक है। इन्होंने जैसे द्विवेदी युग में जो उपन्यास, नाटक, कहानी, कविता, आलोचना, तो इन सारे क्षेत्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बहुत सारी मतलब बहुत ही प्रचलित प्रसिद्ध इन लोगों ने अपनी रचनाएं दी है, ठीक है, इन सारी विधाओं में। जैसे कि आपके गया प्रसाद शुक्ल स्नेही हैं, तो जो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही हैं, तो इन्होंने इनकी जो जैसे एक रचना है, क्या है याद नहीं आ रहा है, एक कृषक क्रंदन करके इनकी रचना है स्नेही जी की, जिसमें उन्होंने जो किसान होते हैं तो उनकी पीड़ा का जो मतलब बहुत ही जो किसान के जो दुख, जीवन में जो दुख होते हैं, पीड़ा होते हैं, तो उसका वर्णन उसके अपनी उस कविता के माध्यम से किया है। कृषक क्रंदन बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी रचना है। और एक कुसुमांजलि भी है इनकी रचना, और एक प्रेम पचीसी है जो इनकी पहली शायद रचना है। हाँ, प्रेम पचीसी इनकी पहली रचना है स्नेही जी की। तो ये सारी महत्वपूर्ण रचनाएं इन लोगों ने मतलब बहुत ज़्यादा योगदान दिया है आपके द्विवेदी युग में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। द्विवेदी जी मूलतः भाषा एवं साहित्य के व्यवस्थापक थे। ये कविता करते समय भी नियमों की अवहेलना नहीं कर सकते थे। द्विवेदी जी यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं सरस्वती पत्रिका का संपादन, जब जैसे सरस्वती पत्रिका में जैसे अन्य जो साहित्यकार थे, लेखक थे, कवि थे, तो वो जब अपनी रचनाओं को प्रकाशित कराने के लिए लेकर आते थे, तो महावीर प्रसाद जब उसे पढ़ते थे तो उनमें जो कमियां होती थी तो वो भी उनको बताते थे। तो जैसे लोग कुछ भी लिख करके ले आए, उनमें वो नियमों का प्रयोग नहीं करते थे, व्याकरण का प्रयोग नहीं करते थे, शब्दों की जो एक सटीक मतलब क्रमबद्ध तरीके से जो लिखा जाता है, तो वो सारी चीज़ें जितनी भी कमियां रहती थी तो महावीर प्रसाद द्विवेदी उनको बताते थे कि हाँ, इसमें ये कमी है, आप व्याकरण का प्रयोग करें, शब्दों को व्यवस्थित करें। तो देखिए, जो कुछ लेखक तो ऐसे थे, कुछ कवि ऐसे थे जो उनकी बातों को नहीं मानते थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे, अच्छे कवि थे, जिन्होंने उनकी बातों को सुना, समझा और अपनी रचनाओं में उसे फिर मतलब उनके नियमों का भी प्रयोग किया, ठीक है। तो जो महावीर प्रसाद द्विवेदी है, इन्होंने भाषा को शुद्ध करने के लिए और मतलब हिंदी रचनाओं में जो व्याकरण का प्रयोग हुआ है तो उस पर बहुत ही जोर इन्होंने दिया था, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, ठीक है। तो यही दिया है कि ये कविता करते समय भी नियमों की अवहेलना नहीं करते थे, इसीलिए उनकी कविता बहुत कुछ उनके सिद्धांतों के मेल में है। नाथूराम शंकर आर्य समाजी थे। उनके काव्य में अंधविश्वास, रूढ़ि और पाखंड का विरोध तथा इन सब के प्रति व्यंग विनोद का भाव मिलता है। नाथूराम शंकर जो हैं वो किस प्रकार के हैं? आर्य समाजी हैं। तो उनके जितने भी काव्य थे, उन्होंने जितनी भी काव्य रचनाएं की हैं, तो उनमें जो समाज में फैले हुए अंधविश्वास होते हैं, रूढ़ि होते हैं, पाखंड होते हैं, जो परंपराएं फालतू वाली होती हैं, तो इन सब का उन्होंने अपने कविता के माध्यम से, अपने काव्य के, अपनी रचनाओं के माध्यम से इन सब का विरोध किया है। और किस प्रकार का विरोध? व्यंग विनोद का भाव मिलता है इनकी रचनाओं में। व्यंग विनोद मैंने कई बार आप लोग को बताया है कि व्यंग विनोद क्या होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। छंद संबंधी नियमों का पालन उनके काव्य में कड़ाई से किया गया है। जो नाथूराम शंकर हैं, तो उनके नियमों मतलब उनके काव्य में छंद संबंधी नियमों का पालन बहुत ही कड़ाई के साथ किया गया है। पंडित रामचंद्र शुक्ल का काव्य संग्रह हृदय का मधुर भार बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंडरलाइन आप लोग भी कर लीजिए, क्योंकि ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। पंडित रामचंद्र शुक्ल, इनका देखिए, इनके आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जितनी भी रचनाएं हैं, जितने भी काव्य हैं, तो सारे ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आप सभी को याद होना चाहिए, ठीक है। तो इनका क्या है? काव्य संग्रह है हृदय का मधुर भार नाम से छपा है। उनकी कविताओं में प्रकृति के सहज सौंदर्य का चित्रण विशेष रूप से मिलता है। उन्होंने यानी कि रामचंद्र शुक्ल ने लाइट ऑफ एशिया नामक अंग्रेजी काव्य बुद्ध चरित नाम से ब्रज भाषा में अनुदित किया है। देखिए, याद रखिएगा, जो आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, तो अंग्रेजी का एक काव्य है, एक रचना है लाइट ऑफ एशिया, तो इसका इन्होंने
बुद्ध चरित नाम से किस भाषा में? ब्रज भाषा में अनुदित किया है। ठीक है। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का एक उपनाम त्रिशूल भी था। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का एक उपनाम क्या है? त्रिशूल भी है। देखिए त्रिशूल नाम से उन्होंने रचना भी लिखी है, त्रिशूल तरंग। ठीक है। और इनका उपनाम है स्नेही, तो इनका उपनाम है, लेकिन एक उपनाम और है, त्रिशूल भी है। तो मैंने आपको इनकी रचनाओं के बारे में आगे भी बताया कि कुसुमांजलि था, और एक कृषक क्रंदन था, और एक मैंने क्या बताया था, प्रेम पचीसी, ये भी इनकी रचना है। और त्रिशूल इनका जो उपनाम है, तो त्रिशूल नाम से इन्होंने रचनाएं भी की है, त्रिशूल तरंग। और एक मिलता है कलमी त्रिशूल। ठीक है। तो ये दोनों मतलब ये सारी ही बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं हैं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की। ये स्वाधीनता प्रेमी और स्वच्छंद कवि हैं। उर्दू में भी ये बहुत अच्छी कविता करते थे। यद्यपि 1918 के आसपास हिंदी काव्य में छायावाद का उदय हो चुका था। यद्यपि 1918 के आसपास, क्योंकि आपने क्या पढ़ा था कि 1920 तक द्विवेदी युग का समय है, लेकिन क्या दिया है, यद्यपि कि 1918 के आसपास ही हिंदी काव्य में जो छायावाद है, तो छायावाद का उदय हो चुका था, किंतु इस दौर की प्रवृत्तियों वाली धारा बाद में भी प्रवाहित होती रही। इस दौर की यानी कि द्विवेदी युग की जो धारा रही है प्रवृत्तियों वाली यानी कि विशेषताओं वाली, तो वो बाद में भी क्या होती रही है, प्रवाहित होती रही है, यानी कि चलती रही है। यानी कि जो द्विवेदी युग के रचनाकार लेखक साहित्यकार थे, तो वो आगे भी रचनाएं लिखते रहे हैं। ठाकुर गोपाल शरण सिंह, अनूप शर्मा इतिवृत्तात्मक शैली में काव्य रचना करते रहे। श्याम नारायण पांडे, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण, हल्दी घाटी। हल्दी घाटी किसकी रचना है? श्याम नारायण पांडे की है। परीक्षा में ये भी कई बार पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा हल्दी घाटी किसकी रचना है? श्याम नारायण पांडे की है। और एक क्या है? जौहर नामक वीर रसात्मक प्रबंध काव्यों की रचना की है। तो ये रही आज की हम लोग की क्लास, जो कि राम नरेश त्रिपाठी के विषय में कुछ बातें थी, और जितने भी अन्य महत्वपूर्ण आपके कवि रहे हैं द्विवेदी युग के, तो उनके भी बारे में कुछ जानकारियाँ आप लोगों ने देखी। और क्लास कैसी लगी आप लोग को, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आज की इस क्लास के माध्यम से जो आपका द्विवेदी युग चल रहा था वो हो गया है समाप्त। अब हम लोग कल से किस पर चर्चा करेंगे? छायावाद। देखिए यहाँ पर क्या दिया है? गांधी युग का साहित्य, यथार्थ और स्वप्न की अभिव्यक्ति, समय 1920 से लेकर के 1947 तक दिया है। इसके अंतर्गत हम लोग छायावाद, समझ लीजिए छायावाद पर आ गए हैं, क्योंकि द्विवेदी युग की समाप्ति हो चुकी है। तो आप लोग को ये क्लास कैसी लगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग के कमेंट से, जब आपके अच्छे कमेंट आते हैं, तो मुझे भी बहुत ही ज़्यादा हौसला मिलता है और बहुत ही अच्छा लगता है। और लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि लाइक शेयर के पैसे नहीं लगते हैं। मैं देखती हूँ क्या कि क्लास लोग आते हैं, देख लेते हैं, पर लाइक तक नहीं करते हैं। कम से कम मेरी मेहनत को ही देख करके लाइक ज़रूर कर दिया करें। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।